नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसे कई बार लोगों में संदेह रहता है। हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सोचा कि एक वीडियो इसी के ऊपर बना दूं। तो साथियों, उस टॉपिक का नाम है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। क्या नाम है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। आइए देखते हैं हम लोग कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंट है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ और उस टेबल के माध्यम से मैं आपको इस चीजों को समझाने का कोशिश करूंगा कि क्या इसमें डिफरेंट होता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एक जो है सो राष्ट्रपति होता है। आपका कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है इसके नीचे होता है आपका जो है आपका प्रधानमंत्री। मान लीजिए हो गए, मैं पद सोपान नहीं बना रहा हूं, पद सोपान मत समझिएगा, प्रधानमंत्री। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अब मैं बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट से बिल्कुल आपको एकदम कंफ्यूजन सदा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूं कि कोई कंफ्यूजन भविष्य में आपको न हो इससे संबंधित। ये देखिए हो गया आपका लोकसभा और ये देखिए हो गया आपका राज्यसभा। मतलब राज्यसभा, लोकसभा। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि प्रधानमंत्री जो होता है वह कौन बनता है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लोकसभा में जो लोकसभा के जब लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में जाती है, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत में जाएगी वे अपना एक नेता चुनते हैं। क्या करते हैं? जो राजनीतिक दल इस लोकसभा में बहुमत में जाता है, जो राजनीतिक दल लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, मेजोरिटी में आता है, बहुमत प्राप्त करता है, वे अपना एक नेता चुनते हैं। वे अपना एक नेता चुनते हैं और उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं कि जब लोकसभा में जो राजनीतिक दल बहुमत में आता है, जो मेजोरिटी में आता है, वे अपना एक लीडर को चूज करते हैं, एक नेता को चूज करते हैं और इस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। अब एक बात ध्यान देने की यहाँ पर यह है कि यह जो बहुमत दल आया है लोकसभा में, ये अपना नेता उस व्यक्ति को भी बना सकते हैं जो व्यक्ति बहुमत दल जो आई है। जैसे इस बार लोकसभा में बहुमत में बीजेपी गया था, तो बीजेपी अपने बहुमत दल का नेता उस उम्मीदवार को भी बना सकता था जो चुनाव हार चुका हो या जो फिर सदन का सदस्य ही न हो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसे लोगों को बनाते हुए अपना नेता, तो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर उन्हें नियुक्त कर देता, लेकिन उनके लिए यह आवश्यक था कि वे 6 महीने के अंदर में दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लिए या कर लें। अगर प्राप्त नहीं करने पाते हैं दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता, तो उन्हें पद से हटना पड़ जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी
चुन करके गए थे लोकसभा के, बनारस के संसदीय सीट से वे जीत करके गए, तो वे तो खुद ही जो है सो बहुमत दल के मतलब कि चुनाव जीत करके गए थे, तो सदस्य तो लोकसभा के सदस्य तो थे ही, फर्स्ट एंड लोअर हाउस के मेंबर वे थे, मतलब लोकसभा को फर्स्ट एंड लोअर हाउस कहा जाता है, उसके मेंबर वे थे लोकसभा के। और अब प्रधानमंत्री जब नियुक्त हो गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, यह कुछ लोगों को लोकसभा में से लेता है। ये आप एरो का चिन्ह देख रहे हो यहाँ पर कि एरो का चिन्ह किधर जा रहा है, ये एरो का चिन्ह जो है तो इस साइड की ओर जा रहा है ना, और इधर से आकर के लोकसभा से एंट्री कर रहा है, लोकसभा से एंट्री करते हुए बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब आप ये समझिए कि अब कुछ लोगों को लोकसभा से लेकर के आ गया यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर शामिल कर दिया। प्रधानमंत्री यहाँ से इधर बढ़ा और कुछ लोगों को लोकसभा से लेकर के यहाँ पर शामिल हो गया, मतलब चुन लिया लोकसभा से कुछ लोगों को। इधर प्रधानमंत्री इधर से जो है सो राज्यसभा से कुछ लोगों को चुन सकता है, राज्यसभा से भी कुछ लोगों को चुन सकता है प्रधानमंत्री। तो मतलब लोकसभा से भी चुन लिया, राज्यसभा से भी चुन लिया, चुन सकता है वो। ऐसा कोई जरूरी संविधान में नहीं कहा गया कि लोकसभा से चुनना ही चुनना है, सॉरी लोकसभा के तो खैर चुनेगा ही, क्योंकि लोकसभा तो प्रतिनिधि सदन है, पॉपुलर हाउस है। लेकिन राज्यसभा से भी चुनना ही चुनना है नहीं, लेकिन वे राज्यसभा से भी चुन सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी कोई मंत्री बन सकता है ना। मंत्री नहीं, अगर दोनों सदनों में से सदन का सदस्य नहीं है तो वह भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसे दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्यसभा से भी कुछ लोगों को लिया, कुछ लोगों को लोकसभा से लिया। अब प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से कितने लोगों को चुन सकता है, इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से मिलाकर कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा लोगों को नहीं चुन सकता। मतलब ज्यादा नहीं चुन सकता लोगों को। 15% से, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से 15% से ज्यादा लोगों को, मैक्सिमम लोगों को, वह इनफ लोगों को नहीं चूज कर सकता है। तो प्रधानमंत्री ने चुन लिया। अब प्रधानमंत्री जब चुना तो इन लोगों को इस बॉक्स में रख दिया। तो प्रधानमंत्री जिनको चुनता है दोनों सदनों में से, उन्हीं लोगों को कहा जाता है मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं इसे? मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से चुनकर इस बॉक्स में रखा है ना उन लोगों को, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इस बॉक्स को, इसी बॉक्स को हम लोग कहेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद हम लोग कहेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद कहा जाएगा इसे। समझ रहे मेरे प्यारे साथियों? अब आप यहां पर देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्हें कहा जाता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप यहां पर देखिए प्रधानमंत्री भी ऐसे लोगों को चुन सकता है जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है वर्तमान में। लेकिन अगर कोई ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री चुन लेता है जो दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो उस लिस्ट को भेज देता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति कर देता है। तो एक लाइन आपको याद रखना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री को नियुक्त, और प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के एडवाइस से प्रेसिडेंट ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लोगों को भी नियुक्त करता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करता है? तो साफ शब्दों में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से केंद्रीय मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन एडवाइस ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री के परामर्श से केंद्रीय मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसमें पहला आप देख रहे हो, पहला जो है वह है कैबिनेट मंत्री, क्योंकि केंद्रीय मंत्री परिषद जो होते हैं, इस केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 मंत्री शामिल होते हैं। कितने मंत्री शामिल होते हैं? 3 मंत्री शामिल होते हैं बच्चे। पहला जो है वह है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा
मतलब सेकेंड रैंक, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा हूं ना, पहला लिख रहा हूं, फर्स्ट लिखूंगा, फर्स्ट मिनिस्टर्स। फर्स्ट कौन होंगे भाई? तो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड राज्य मंत्री होते हैं, और जो थर्ड होते हैं ये होते हैं उप मंत्री। मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 लोग होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने लोग शामिल होते हैं? तो 3 लोग शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आप तो ये समझ गए होंगे कि मंत्री परिषद कितने लोगों से मिलकर बनता है। तो मंत्री परिषद जो होता है वो 3 लोगों से मिलकर बनता है। एक और मैं कॉलम यहां पर बना रहा हूं, इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए एक कॉलम जो है आपका, ये बड़ा सा कॉलम आप यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक मैं बीच में बता देता हूं छोटा सा, ये छोटा सा मैं जो बनाया हूं ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। और ये हो गए आपके यहां पर, ये हो गए राज्य मंत्री, इधर हो गए आपके जो है सो उप मंत्री। तो जरा आप ये बताएं कि तो बड़ा वाला गोला में तीनों लोग शामिल है ना जी। ये जो बड़ा वाला गोला आप देख रहे हैं, बड़ा वाला जो गोला है, जो सर्कल जो बड़ा वाला है, इसमें तो तीनों लोग शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, राज्य मंत्री भी शामिल है, उप मंत्री भी शामिल है, कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल है, डिप्टी स्टेट मिनिस्टर भी और डिप्टी मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। तो जिसमें तीनों लोग शामिल हों उसे ही कहा जाता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद किसे कहेंगे अब आप समझ गए होंगे। मंत्री परिषद किससे मिलकर बनता है? तो 3 मंत्रियों से मिलकर बनता है मंत्री परिषद। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो फर्स्ट रैंक होते हैं, सेकेंड स्टेट मिनिस्टर्स जो सेकेंड रैंक होते हैं, थर्ड डिप्टी मिनिस्टर्स जो उप मंत्री होते हैं। ये 3 लोग हो गए, 3 लोगों से मिलकर के बनता है मंत्री परिषद। याद रहेगा, मंत्री परिषद जब भी शब्द आएगा आपके पास तो 3 लोग जरूर सोचिएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री की बात हो रही है, क्योंकि मंत्री परिषद में 3 लोग होते ही होते, तीनों लोग आ जाते हैं, क्योंकि बड़ा आकार है मंत्री परिषद का। अब अगर पूछा जाए कि मंत्री मंडल किसे कहते हैं, जो टॉपिक है हम लोगों का कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, तो मंत्री परिषद तो आप समझ गए कि मंत्री परिषद के लोग कहां से आते हैं। मैंने ये भी आपको बता दिया कि मंत्री परिषद के लोग कहां से आते हैं। प्रधानमंत्री, मैं शुरू से बिल्कुल बता दिया हूं, एकदम बिल्कुल क्लियर, एकदम बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग पार्ट से, कि लोकसभा का चुनाव हुआ, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हुआ उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। अब प्रधानमंत्री कुछ लोगों को लोकसभा में से लिया, कुछ लोगों को राज्यसभा में से लिया। तो क्या कितना प्रधानमंत्री ले सकता है लोकसभा राज्यसभा में से? जितना चाहे उतना चुन सकता है क्या? नहीं, इसका भी लिमिट मैंने बताया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा लोगों को वह चुन नहीं सकता है। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को चुना ना, तो प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को चुना यहां पर, तो जिनको भी चुनता है प्रधानमंत्री उसी को बोलते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, क्योंकि प्रधानमंत्री चुन रहा है। अगर राज्य में मुख्यमंत्री चुन रहा होता तो हम यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद लिख दिए होते। यदि राज्य में राज्यपाल जो है विधानसभा विधान परिषद में से कुछ लोगों को चुनता तो हम क्या कर देते? राज्य मंत्री परिषद लिख दिए होते, क्योंकि जैसे केंद्र में लोकसभा वैसे राज्य में विधानसभा, जैसे केंद्र में राज्यसभा वैसे राज्य में विधान परिषद, तो राज्य मंत्री परिषद तो लिख देते हैं यहाँ पर। जहां राष्ट्रपति वहां राज्यपाल, जहां प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री कर दिए होते। बाकी सेम कॉन्सेप्ट एक ही है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन से जो लिया गया भारत में, वो केंद्र में भी अपनाया गया और राज्य में भी अपनाया गया। तो मंत्री परिषद तो कहां से आप समझ लिए ना कि मंत्री परिषद को नियुक्त कौन करता है, नियुक्त कौन करता, चुनता कौन है? मंत्री परिषद के लोगों को चुनता कौन है? तो प्रधानमंत्री चुनता है। कहां से चुनता है? लोकसभा और राज्यसभा में से चुनता है। ठीक, इनको नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जिनको चुनता है उस लिस्ट को भेज देता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसी लिस्ट के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त कर देता है। तो अपॉइंटमेंट होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद या मंत्री परिषद नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं?
मतलब इलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं या अपॉइंटमेंट होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं, क्योंकि पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन एडवाइस ऑफ पीएम। पीएम के एडवाइस पर ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। तो मंत्रिपरिषद तो क्लियर हो गया आपका कि मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री आ गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स फर्स्ट रैंक, सेकेंड मिनिस्टर्स राज्य मंत्री थर्ड रैंक, उप मंत्री मतलब यहाँ भी लिख दे रहा हूं फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, और उप मंत्री का क्या होता है, थर्ड रैंक होता है, थर्ड रैंक। तीनों मंत्री शामिल हो गए बड़े वाले सर्कल में, तो मंत्रिपरिषद बनता है, और केवल कैबिनेट मंत्रियों को मिलने से बनता है मंत्रिमंडल। स्पष्ट याद होना चाहिए। ये जो कैबिनेट मंत्री हैं बीच में बैठे हुए, जो छोटा सर्कल है, केवल छोटा सर्कल को मिलने से क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, ये जो छोटा सर्कल आप देख रहे हो बीच में, इसी से बन जाएगा आपका मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल कौन होते हैं, आकार में कौन बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल। तो आपका आंसर होगा कि आकार में तो मंत्रिपरिषद ही बड़ा होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का बड़ा सर्कल है, इसमें तीनों मंत्री आ जाते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल आकार में छोटा है, क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। ये मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री उप मंत्री शामिल होते ही नहीं है, केवल कहीं भी नाम आएगा मंत्रिपरिषद, तीनों मंत्री का नाम लेंगे, कैबिनेट राज्य उप। अगर मंत्रिमंडल का नाम आएगा तो ओनली कैबिनेट मंत्री का ही नाम आपको लेना है, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है, समझ गए। तो अब बात ये देखना है यहाँ पर कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद कहां से आते हैं, आपने समझ लिया। लेकिन अब इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण समझने की बात यहाँ है कि इनकी भूमिका अगर दिखा जाए तो अक्सर मंत्रिपरिषद जो होते हैं, जब भी मीटिंग बुलाई जाती है, मैं टेबल को इरेज कर रहा हूं क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे टेबल के बारे में। टेबल में जो बताना चाह रहा था आपको, अब आप और महत्वपूर्ण बातें थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी देश का मीटिंग होता है, जब भी देश के लिए मीटिंग हो, जब भी देश की नीतियों का निर्धारण होगा, अगर नीतियों के निर्धारण की बात की जाएगी तो नीतियों का निर्धारण हमेशा जो है सो प्रधानमंत्री नीतियों का निर्धारण हमेशा कैबिनेट मंत्री करता है। कौन करता है, कैबिनेट मंत्री करता है नीतियों का निर्धारण। समझा गया, मतलब नीतियों का निर्धारण कौन करेगा, तो मंत्रिमंडल करेगा। मंत्रिमंडल नीतियों का निर्धारण करने का काम करता है। अब अगर इसके बाद देखें, लेकिन ये राज्य मंत्री उप मंत्री क्या करते हैं, नीतियों का निर्धारण में भाग यदि कैबिनेट मंत्री ही लेता है तो राज्य मंत्री उप मंत्री क्या करते हैं, ये राज्य मंत्री उप मंत्री भाग नहीं लेते। ये तब भाग लेंगे जब पार्टिकुलर इन्हीं की मंत्रालय की मीटिंग बैठी हो। यदि देखिए, हर मंत्रालय में 3 मंत्री होते हैं, आपको मैं बता दूं कि हर मंत्रालय में 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों मंत्री हर मंत्रालय में होंगे, और इन तीनों के नीचे होता है आईएएस ऑफिसर्स, अस्थायी कार्यपालिका। तो ये तीनों मंत्रियों को कहते हो ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद, कहते हो ना केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या केंद्रीय हटा दो, मैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हूं ना, तो चलो मंत्रिपरिषद लिखता हूं केवल। इन्हें तो तुम मंत्रिपरिषद बोलोगे ना भैया, मंत्रिपरिषद। ये मंत्रिपरिषद को कहा जाता है राजनीतिक कार्यपालिका इनको कहा जाता है। और आईएएस अधिकारी जो होते हैं इनको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद आप समझ गए कि मंत्रिपरिषद हर मंत्रालय में 3 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो जैसे रेलवे कैबिनेट मंत्री, रेलवे स्टेट मिनिस्टर, रेलवे डिप्टी मिनिस्टर्स। कभी कभी एक होता है स्वतंत्र राज्य मंत्री। स्वतंत्र राज्य मंत्री का मतलब होता है कि कभी कभी जब छोटे मंत्रालय सृजित किए जाते हैं तो उसके लिए 3 मंत्रियों का प्रावधान नहीं किया जाता। ये जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हीं को स्वतंत्र चार्ज उस विभाग का भी दे दिया जाता है, उस मंत्रालय का भी इंडिपेंडेंट चार्ज, उनको स्वतंत्र चार्ज दे दिया जाता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र राज्य मंत्री कहा जाता है, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स उन्हें कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे?
लिखते चलिएगा। अब आप यहाँ पर देखो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो देश की नीति के निर्धारण में जब भी कोई भाग लेगा तो कैबिनेट मंत्री भाग लेगा, केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेगा डिसीजन मेकिंग करते समय। और जो राज्य मंत्री, उप मंत्री होंगे कब भाग लेंगे? तो जब इन्हें पार्टिकुलर लेटर लिखकर के बुलाया जाएगा या इनके मंत्रालय की केवल मीटिंग बैठेगी तभी इनको बुलाया जा सकता है, अन्यथा इनको बुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह राज्य रूपी जहाज की स्ट्रिंग व्हील कहे जाते हैं। रैमजे मेयोर ने कहा था, एक हमारे यहाँ विचारक थे रैमजे मेयोर ने कहा, एक अपना विचार दिया उसने, अपना मंत्री मंडल की भूमिका के बारे में, कैबिनेट मंत्री की भूमिका के बारे में उन्होंने कहा। रैमजे मेयोर जो थे राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी, मतलब मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है यह राज्य रूपी जहाज की स्ट्रिंग व्हील है। स्ट्रिंग व्हील कहा है। वारकर महोदय ने तो कैबिनेट को नीतियों का चुंबक कहा है। वारकर महोदय जो थे, वारकर महोदय, उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट क्या है, तो कैबिनेट जो है नीतियों का चुंबक है, क्योंकि नीतियों का निर्धारण कौन करता है? कैबिनेट मंत्री ही करते हैं। कैबिनेट मंत्री करेंगे तो क्या कहा जाएगा? मंत्रिमंडल कर रहे हैं, क्योंकि सभी मंत्रालय के कैबिनेट मंत्रियों को मिलने से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। अब अगर पूछा जाए कि मंत्री परिषद के लोग किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्री परिषद के लोग किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद जो उत्तरदायी होते हैं वे राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद के लोग। इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ऑन ओनली प्रेसिडेंट। और अगर मंत्रिमंडल पूछा है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो मंत्रिमंडल भी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किया जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑन किसके प्रति? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिमंडल भी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सटीक हो जाना चाहिए। अब तो ये आपका व्यक्तिगत तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी आपने देखा, लेकिन अब शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। एक किचन कैबिनेट होता है। किचन कैबिनेट की अगर मैं बात करूं, किचन कैबिनेट जो होता है, किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री, मतलब इसमें भी 15 से 20 लगभग कैबिनेट मंत्री होते हैं। किचन कैबिनेट कहते हैं, मतलब जो प्रधानमंत्री का, मतलब एक घेरे के अंदर घेरा इसे बोलते हैं। एक घेरे के अंदर घेरा, मतलब प्रधानमंत्री के बहुत ही नजदीकी ऐसे लोग जिनके परामर्श से प्रधानमंत्री कार्य करता है, नीतियों का निर्धारण करता है। जैसे पीयूष गोयल जी वगैरह हैं, इसमें रविशंकर प्रसाद जी वगैरह हैं, या फिर राजनाथ सिंह जी वगैरह हैं। तो ये सब लोग जो प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के जो हैं एक किचन कैबिनेट कहे जाएंगे। समझ गए? तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि अब आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, है ना। अब पिछले क्लास में हम लोग जिन चीज़ों को पढ़े थे उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए, इस क्लास की बातों को भी आप रिवाइज करते हुए जब नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे तो कुछ ऐसा सेशन भी चलाएंगे जहां पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम में दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।